सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपशेप। है ना, आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? वाटर डिमांड। है ना, तो वाटर डिमांड नाम से पता चल रहा है कि पानी की डिमांड है ना। तो पानी एक सिटी में हमें किन किन पर्पस के लिए चाहिए, है ना। पहले ये देख लेते हैं कि किन किन पर्पस के कारण चाहिए, फिर उसके बाद उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे। तो पानी का यूज़ क्या है? एक तो पीने के लिए, डेली वर्क्स जो भी है उनको करने के लिए, बस इतना ही क्या? सिटी में इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ भी लगेगा। सिटी में स्कूल्स, रेलवेज, पब्लिक प्लेसेस वहाँ होता है, वहाँ भी लगेगा। कमर्शियल प्लेसेस जैसे मॉल्स, अपने सिनेमा घर्स, यहाँ पे भी लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पानी लगता है ना। सिर्फ घर में नहीं लगता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्वांटिटीज़ में पानी लगता है। कहीं आग वाग लग गई तो वहाँ पानी लगता है ना। तो ये ऑल दिस फैक्टर्स जो भी है वो हमें क्या करेंगे, वाटर डिमांड कैलकुलेट करने में मदद करेंगे। ठीक है, और एक सिटी में कितना पानी चाहिए ये पता कैसे चलेगा? मान लो सिटी बड़ी हुई, छोटी हुई, है ना, तो मतलब पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हमें सिटी की पॉपुलेशन चाहिए, एक सिटी में एक व्यक्ति कितना पानी कंज्यूम करता है वो चाहिए, दोनों को मिला देंगे, है ना, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? पानी की क्वांटिटी, है ना। ठीक है, इस सब्जेक्ट में थ्योरीज है तो मैं थ्योरी अच्छे से डिक्टेट करवाऊँगा, तो उसका कोई लोड नहीं है। आपको जब भी मैं लिखवाऊँ यहाँ पे जो भी है उसको आराम से देखो, समझो, और डिक्टेशन में आराम से करवा दूंगा, है ना। तो ठीक, वाटर डिमांड के बारे में लिख लो अभी कि वाटर डिमांड, क्योंकि नोट्स इसमें बहुत काम के, थ्योरी वाला है ना सब्जेक्ट, तो आपको थ्योरीज तो चाहिए ही, मतलब इसमें अच्छे से लिखना ही है ना, नोट्स अच्छे से बनाना ना। ठीक है, वाटर डिमांड इम्प्लाइज वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन, है ना, कि पानी का कितना क्वांटिटी हमें चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर म्युनिसिपल यूजेस फॉर विच, हमें पानी कौन देता है? म्युनिसिपैलिटी देती है ना। तो उन्हीं के लिए मतलब उन्हीं को चाहिए कि वाटर डिमांड कितनी है, इसलिए वो कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर म्युनिसिपल यूजेस फॉर विच द वाटर सप्लाई स्कीम हैज टू बी डिजाइंड रिक्वायर्स द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या चाहिए? एक तो पॉपुलेशन, दूसरा पर कैपिटा कंजम्पशन, मतलब एक व्यक्ति कितना पानी कंज्यूम करता है, तो पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें टोटल सिटी की हमें मिल जाएगा कितनी क्वांटिटी एक सिटी यूज़ करेगा। तो पहला लिख लो कि पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड, दूसरा पर कैपिटा कंजम्पशन। ठीक है, इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, नोट करके लिख लो कि द स्टैंडर्ड यूनिट for per capita consumption is क्या? द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर पर कैपिटा कंजम्पशन इज LPCD, मतलब लीटर्स, मतलब क्या हुआ? LPCD मतलब लीटर्स पर कैपिटा पर डे। कितने लीटर्स एक पर्सन एक दिन में, है ना, कंज्यूम, मतलब यूज़ करता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन को हमें किसी भी सिटी की पॉपुलेशन है, अभी की करंट पॉपुलेशन तो पता रहती है, ठीक है, लेकिन जब वाटर सप्लाई हम डिज़ाइन करते हैं या लेआउट करते हैं, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आज कर लिया और ठीक है, मतलब वो तो सर्व करेगा ना 20 से 25 साल, है ना। तो हमें 25 साल बाद की पॉपुलेशन कैसे पता चलेगी? हमें तो, क्योंकि जो
पॉपुलेशन है वो तो बढ़ेगी या घटेगी भी, सही, कहीं पे इंडिया है तो बढ़ेगी ऑब्वियसली, दूसरी जगह घटती भी है ना। तो हमें 25 साल तक जब उसको सर्व करना है तो वहाँ तक की पॉपुलेशन के लिए हमें डिज़ाइन करना है, उस पॉपुलेशन तक की हमें क्वांटिटीज़ चाहिए। तो पॉपुलेशन हम फोरकास्ट करते हैं, उसकी मैथमेटिकल मेथड्स भी हैं और ग्राफिकल मेथड्स भी है। मैथमेटिकल मेथड्स आपको आइडियाज़ दे देती है ना मैथमेटिकली। ग्राफिकल मेथड इसलिए भी यूज़ कभी कभी हो जाती है क्योंकि आप प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ये जो सिटी है ये रैपिडली ग्रो कर रही है या फिर ये सिटी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो आप उसके प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से कैलकुलेट कर ही लेते हैं, है ना। मतलब तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हम कर रहे हैं तो हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स हैं। तो कौन कौन सी है, हम या तो पहले हम डेटा देख लेते हैं कि यदि हमारे पास, देखो हर डिकेड में सेंसस होता है तो एक सिटी की पॉपुलेशन हमें पता रहती है। सपोज करो कि हमारे पास डेटा है 2011 है ना, 2011 या फिर 2001 2011, ठीक है, 2021 का सेंसस और 2031 का, ऐसे हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा है ना। यहाँ पे सब ये पॉपुलेशन का नंबर है। अब यदि हमको पता चल रहा है कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट, तो हम क्या करेंगे, इनका इंक्रीमेंट निकाल लेंगे, है ना। तो इस वाले पॉपुलेशन में से इसका माइनस करते रहेंगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल जाएगा और उनका इंक्रीमेंट जितने भी आए उनका एवरेज लेके हम क्या करेंगे कि यदि हमें सपोज करो कि एवरेज आया x बार, ठीक है, तो यदि हमें P2041 की पॉपुलेशन चाहिए तो जो लास्ट नॉन डिकेड है P2031 है ना, उसमें हम उसका जो एवरेज इंक्रीमेंट है वो ऐड कर देंगे। इसमें सिंपल सा ये है कि हर साल इतना इंक्रीमेंट हो रहा था, उनका एवरेज हमने निकाल दिया जो भी डेटा है और वो हर साल के हिसाब से बढ़ा देंगे। अगली बार यदि होगा तो P2051 के लिए निकालेंगे मान लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें x बार जो है अगले वाले का एवरेज सारे का डेटा का मिला के वो हम ऐड करते रहेंगे। तो P2041 प्लस x बार, है ना, ठीक है। हमारे पास अभी ये जो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, तो हमारे पास P2051 क्या आ जाएगा, P2031 प्लस 2 बार x बार हो जाएगा, है ना, तो 2x बार। मतलब ये पता चल रहा है कि यदि हमें यहाँ से एक डिकेड का फाइंड करना है तो एक बार, 2 डिकेड का फाइंड करना है तो 2 बार x प्लस कर दो x बार, 3 डिकेड का फाइंड करना है 3 बार x प्लस कर दो। तो हमारे पास यदि एक फॉर्मूला बन जाएगा कि Pn इक्वल्स टू P नोट प्लस NX बार। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो जाएगी लिखवाऊंगा मैं, है ना, अच्छे से सिस्टमेटिक, पहले समझ लो कि क्या क्या चीज़ें हो रही है ना। तो ये Pn, n मतलब 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड, है ना। तो ये जो है P नोट वो हो जाएगा P नोट लास्ट नॉन डिकेड, और जो n है वो नंबर ऑफ डिकेड्स, है ना, कि आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, है ना, और नंबर ऑफ डिकेड्स, और x बार क्या हो जाएगा, एवरेज इंक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आया। तो लिखो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में मैथमेटिकल मेथड्स के की हेडिंग है कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, ठीक है। इसमें लिखो थ्योरी है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन assumption that the population increases at constant rate। हमने क्या किया, जो ये इंक्रीमेंट है इनको हमने अज्यूम कर लिया कि ये कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज हो रहा है ना। तो हर बार हमने जो x बार है ये कांस्टेंट रखा है, मतलब 10 डिकेड के बाद भी वही है,
सॉरी 10 साल बाद भी वही है, 20 साल बाद भी वही है, 30 साल बाद भी वही है ना, x बार ये कांस्टेंट रखा, तो इसलिए हम हर बार उसमें x बार प्लस कर रहे हैं, वरना एवरेज चेंज हो जाएगा। तो हर बार x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार ऐसे हर डिकेड के लिए हमें करना पड़ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, कांस्टेंट रेट फ्रॉम द लास्ट नॉन डिकेड, है ना। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन assumption that the population increases at a constant rate from the last known population. An average increase in the population, an average increase in population is considered to compute the future population. This average increase is denoted by x bar, हमारा x bar। इसकी सूटेबिलिटी के लिए हिसाब से हम देखें कहाँ लगा सकते हैं। हमने बोला है कि इंक्रीमेंट कांस्टेंट है, इंक्रीमेंट कांस्टेंट कहाँ हो सकता है। एक नई सिटी है, कोई कस्बा, छोटा कस्बा सिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ रैपिड इंक्रीज होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो वहाँ तो लगेगा नहीं। कोई सी जैसे बड़ी सिटीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है, जब बड़ी सिटी है, थोड़ी ओल्ड है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मतलब वहाँ पे एक ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, अब जो इंक्रीमेंट है वो एक कांस्टेंट हो जाता है। तो ये बेस्ट कहाँ सूट करेगी, बड़ी लार्ज सिटीज़, है ना, लार्ज सिटीज़, लार्ज, है ना, तो बेस्ट suitable फॉर लार्ज एंड established cities, ठीक है। तो पॉपुलेशन का फॉर्मूला लिख लो, पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड इज दिस, वेयर P नॉट इज पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नॉन डिकेड। डिकेड समझ में आता है, डिकेड 10 साल, डिकेड बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है। n इज नंबर ऑफ डिकेड, बहुत गर्मी है यार आज। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड, है ना, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, है ना, सेकेंड वाली मेथड है ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की। कौन सी, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में हम प्रीवियस जो पॉपुलेशन रहती है उसके रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, और जितने भी परसेंटेज आते हैं हर डिकेड्स में, R1 R2 R3, उनका मीन लेते हैं ज्योमेट्रिकली, और हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कौन से डिकेड की पॉपुलेशन चाहिए। सपोज करो कि फर्स्ट डिकेड में R1 का इंक्रीमेंट हुआ, सेकेंड डिकेड में R2 का हुआ, R3 का हुआ, है ना, एंड सो ऑन। तो हम मीन लेंगे, कौन सा, ज्योमेट्रिकल मीन। एक होता है अर्थमेटिकल मीन जो हमने देखा था अभी। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, बताओ जल्दी से। ज्योमेट्रिकल मीन होता है हमारा R1 इंटू R2 ऐसे करके Rn, और उसका 1/n रूट, ठीक है। यदि हम माने कि P नॉट है हमारा लास्ट नॉन डिकेड का पॉपुलेशन, और R परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना, पॉपुलेशन में कितना R परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो हमारा जो P1 है नेक्स्ट डिकेड के लिए वो क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस R/100 इंटू P नॉट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम, P नॉट 1 प्लस R/100, ठीक है। नेक्स्ट P2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 के लिए हो जाएगा P1 प्लस R/100 इंटू P1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो P1
1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, P1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो P2 क्या हो जाएगा हमारा, पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P नोट 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, इससे हमारे पास जनरल फॉर्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा, nth डिकेड के लिए Pn इक्वल्स टू P नोट वही है अपना लास्ट नॉन डिकेड का पॉपुलेशन, है ना, जो हमारे पास या तो प्रेजेंट बोल दो या फिर लास्ट नॉन डिकेड का बोल दो, और यहाँ पे ठीक है। तो लिखो इसके बारे में, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में हम परसेंटेज इंक्रीज लेते हैं। जनरली ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में ऐसी सिटीज़ के बारे में मतलब ये सही बैठती है जिनमें रैपिड ग्रोथ होता है ना, नई सिटीज़ होती हैं जिनमें रैपिड ग्रोथ होता है, इनिशियल ग्रोथ ज़्यादा रहता है, उसमें ज्योमेट्रिकल मेथड सूटेबल रहती है ना। तो लिखो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में थ्योरी लिख लो, फिर अपन लिखवाते हैं कि इन दिस मेथड in this 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 method the percentage growth rate is assumed to be constant and denoted by R। हमने इसका मतलब ये है कि हमने ये माना है कि P नोट से P1 का इंक्रीमेंट भी R परसेंटेज है और P1 से P2 का इंक्रीमेंट भी R परसेंटेज है। इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, आर परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताओ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय प्रीवियस पॉपुलेशन, ठीक है, POP है ना, इंटू 100। परसेंटेज जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं वैसे ही परसेंटेज, ठीक है, ये होगा। तो द वैल्यू ऑफ आर, आगे लिखोगे द वैल्यू ऑफ आर इज कंपाउंडेड ओवर द एग्जिस्टिंग EXISTING, एग्जिस्टिंग मतलब अभी की पॉपुलेशन, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, and it is calculated from past known data। देखो कैलकुलेशन इसका अर्थमेटिकल मीन भी ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि ज्योमेट्रिकल मीन लो, है ना, तो हमें ये वाला मीन, हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई n नहीं करना है ना, तो ये याद रखना, है ना। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल कंप्यूटेशन ऑफ R परसेंटेज इंक्रीज मतलब R इज डन बाय ज्योमेट्रिकल मीन मेथड। अब लिख लो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला कि इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू दिस, फिर लिखो ज्योमेट्रिकल मीन इज दिस, ये लिख लिया परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन या फिर प्रीवियस या ओरिजिनल पॉपुलेशन जो अभी की है प्रेजेंट में, ये ज्योमेट्रिकल मीन लिख लिया। फिर लिखो पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स, population after n decades Pn equals to this, where P naught is the population of last known decade, R is percentage increase in population, and n is number of decade, है ना, तो ये हो जाएगा। सुटेबिलिटी लिख लो,
दिस मेथड इज suitable for young and rapidly developing cities। जो डेवलपिंग सिटीज़ है, पहले डेवलप्ड सिटीज़ थी, वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है मतलब वहाँ का प्रेडिक्शन, है ना। लेकिन जो डेवलपिंग है तो हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती, लोग आने लग जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाता है पॉपुलेशन का, बसने लग जाते हैं कि हाँ यार अब ठीक है ऐसी सिटी। जैसे अभी देखा जाए तो इंदौर का एक एग्जांपल देता हूँ। इंदौर स्वच्छ भारत में रैंकिंग नंबर 1 है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी भी अच्छा है ना। तो जब ऐसी फैसिलिटी, अब लोग प्रिफर करेंगे इंदौर में आने का, ठीक है। एजुकेशन वाइज भी अच्छे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, आईटी पार्क भी है, तो लोग क्या करेंगे कि अब ये डेवलपिंग सिटीज़ है तो यहाँ पे लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होने लग जाती है। पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी तो नहीं इंक्रीज होती होगी, लेकिन अब जैसे ही माइग्रेशन होने लगा तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही जैसे मान लो किसी सिटीज़ का, देखो एक जो 2-3 फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के, एक तो बर्थ, दूसरा डेथ, तीसरा माइग्रेशन। माइग्रेशन भी दोनों टाइप का होता है, एक माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन, है ना, एक आना और एक सिटी से बाहर जाना, है ना। तो बर्थ तो बढ़ाएगा पॉपुलेशन, डेथ घटाएगा। माइग्रेशन हुआ है तो बढ़ेगा पॉपुलेशन, माइग्रेशन यहाँ से जाके दूसरी जगह बस गए लोग तो घटेगा भी, सही है ना। तो माइग्रेशन का क्या मतलब, माइग्रेशन के फैक्टर्स देखो तो जैसे मान लो एक सिटी में कहीं कुछ पेट्रोलियम वगैरह खजाना निकल गया या फिर कुछ हीरे की खदान निकल गई, तो लोग वर्कर्स माइग्रेट कर जाएंगे, है ना। या फिर कुछ उस सिटी का पर्पस बढ़ गया, जैसे मान लो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से जैसे कोटा है तो बच्चे वहाँ पर ट्रैवल करके पढ़ाई के लिए आ जाएंगे। ऐसे ही कहीं इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर कुछ ऐसा बन गया तो लोग वर्कर्स वहाँ पे काम करने आ जाएंगे। वैसे ही आईटी पार्क बन गया, तो आईटी पार्क बन गया तो इंजीनियर्स आ जाएंगे वहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह। तो ऐसा होता है ना। जैसे बेंगलोर वगैरह में देखा, अभी इंदौर में भी है, तो ऐसा होता है माइग्रेशन का ही इफेक्ट। उसका उल्टा कैसा हो जाता है कि फेमिनिन आ गया, सूखा अकाल पड़ गया, तो लोग यहाँ से दूसरी जगह भी चले जाएंगे, है ना। फायर वायर हो गया या फिर कुछ आउटब्रेक हो गया, इंडस्ट्री में कुछ क्राइसिस हो गया, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, हो सकता है उस टाइम पे लोग माइग्रेट किए ही होंगे क्योंकि देखा होगा कि यार ये तो बहुत, है ना। तो इसमें रिवर्स माइग्रेशन भी होता है। तो ये मेथड्स में मैं सूटेबिलिटी इसलिए लिखा रहा हूँ, कभी सभी वो ये वर्ड यूज़ कर देता है कि ए यंग या फिर रैपिड ग्रोइंग सिटी, तो आपको फिर है ना उन्होंने हिंट दिया है कि जियोमेट्रिकल मेथड यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड मेथड लिखो, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। थर्ड इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारी अर्थमेटिकल मीन मेथड थी, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड थी, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है ये, है ना, कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया हमने। थर्ड इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। उसमें क्या किया हमने, सपोज करो कि हमारे पास जो डेटा था P2001, P2011, P2021, P एंड समथिंग सो ऑन, है ना। तो हमने क्या किया था, पहले इंक्रीज निकाला था x, अब इसका भी इंक्रीमेंट निकालेंगे, इंक्रीज का इंक्रीमेंट, है ना, y। अब इनका मीन आएगा x बार, इनका मीन आएगा y बार, तो हमारा जो पॉपुलेशन हो जाएगा आफ्टर n डिकेड, Pn
पी एन इक्वल्स टू पी नॉट लास्ट नॉन डिकेड का प्लस एन एक्स बार, है ना, ये मीन इंक्रीज अर्थमेटिक मीन वाला, प्लस एन प्लस वन बाई टू इंटू वाई बार। समझ में आया कि हमने क्या किया, हमने इंक्रीमेंट का जो निकाला था टेबल, उसका फर्दर और इंक्रीमेंट निकाल दिया। ठीक है, अभी हम जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके बारे में लिख लो कि दिस मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के अंडर में लिख लो कि दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेथड ऑफ वेरिइंग इंक्रीमेंट फुल स्टॉप। इन दिस मेथड, फुल स्टॉप के बाद, इन दिस मेथड इंक्रीमेंट ओवर इंक्रीज, कौन सा वाला हो गया, इंक्रीमेंट ओवर इंक्रीज वाई, है ना, इंक्रीमेंट ओवर इंक्रीज, ये इंक्रीज है, ये उसका भी इंक्रीमेंट इज फाउंड आउट एंड द पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड इज पी एन, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, एन डिकेड वेयर पी नॉट वाई, एक्स बार वही, एन वही, वाई बार इज, लिख लो कि वाई बार इज एवरेज इंक्रीमेंट, वाई बार के आगे लिख लो क्योंकि पी नॉट का बता दिया पहले, एन का, एक्स बार का भी बता दिया, तो वाई बार इक्वल्स टू एवरेज इंक्रीमेंट ओवर द इंक्रीज फ्रॉम दी नॉन डिकेड। डिकेड समझ में आता है ना, 10 साल डिकेड। अब क्या है कि यहां तक तो हमारा इंक्रीमेंट अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड था। ये जो क्वांटिटी है ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है ना, इंक्रीमेंट का जनरली इंडिया है, इंडिया में हमेशा प्लस होगा क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, कहीं कहीं माइनस भी आ जाएगा तो घबराना नहीं है ना, क्योंकि होता है इसमें, ये ज़्यादा एक्यूरेट है उस मेथड से, है ना, इसमें। तो इसलिए इस मेथड की सूटेबिलिटी ये हो जाती है कि यदि हमें किसी सिटी के बारे में नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, तो हम इसको प्रेफर करेंगे ताकि एटलीस्ट वो जो भी इंक्रीमेंट के वाइज या फिर जो भी आ रहा है डेटा, उसमें एटलीस्ट थोड़ा सा रिसेम्बलेंस हो प्रैक्टिकल डेटा से, है ना। तो लिख लो, as per गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, as per गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल GOVT ऑफ इंडिया मैनुअल, इंक्रीमेंट इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इज प्रिफर्ड वेयर द टाइप ऑफ सिटी इज नॉट नोन, है ना। समझ में आ गया। इसका न्यूमेरिकल देखो, पहला वाला पीडीएफ में, पीडीएफ का पहला वाला न्यूमेरिकल देखो। हम एक ही डेटा को सारी मेथड पे अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि तीनों मेथड से कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो उसमें लिखा है ईयर 1940506070 एंड 80, ठीक है। पॉपुलेशन इन 1000, पॉपुलेशन इन 1000 को के से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि के किलो भी होता है, 100 में पढ़ाया है मैंने अच्छे से यूनिट्स वगैरह के, है ना। तो के लिख दिया ताकि हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा डाटा ना लिखना पड़े, है ना। 200 380.5 495.5 एंड 565.7
एंड 650.3। ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा है। कितने डिकेड का है ये? 5 डिकेड का है। ठीक है, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें वैसे तीनों मेथड से यूज करना है, तो एक्स बार कैलकुलेट करो, एक्स कैलकुलेट करो पहले, मतलब इंक्रीज कितना है, इसमें से ये माइनस करो, कितना इंक्रीज आया, कैलकुलेटर निकालो और जल्दी से करो, 180.5 है ना, इसमें से ये माइनस करो 115, इसमें से ये माइनस करो इस 70.2 और 84.6। ठीक है, इनका सम, सभी का सम आएगा 450.5। ठीक है, हमारे पास अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में क्या होगा, पी एन इक्वल्स टू पी नोट प्लस एन एक्स बार। यहाँ पे पी नोट क्या हो जाएगा, पहले तो पी एन कहाँ तक का फाइंड करना है, 2080 के बाद 90 आएगा एक डिकेड, और आएगा 00 वाला, है ना। ठीक है, तो 2 डिकेड के बाद का फाइंड करना है, और पी नोट कौन सा है, लास्ट नॉन डिकेड का, तो ये हो जाएगा 650.3 प्लस n इज 2, और x बार क्या है हमारा, x बार इक्वल्स टू 450.5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। ठीक है, एवरेज ले लिया हमने, ये एवरेज आएगा 112.575। स्टेप्स में अच्छे से लिखवा दूंगा, क्योंकि गेट में तो स्टेप्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्राई किया करो कि स्टेप्स वाइज ही जाओ ताकि एरर्स कम रहें, पहला। दूसरा, जिन लोगों को ईएससी के लिए करना है तो आपको ये पता चल जाएगी कैसे हमें लिखना है। जैसे मैं बहुत बार बोल देता हूँ, तो जैसे पी एन है तो इसके ऊपर क्या बोल देता हूँ कि पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, या फिर पॉपुलेशन ऑफ 2000, तो ये बस इतना सा लिखना है, बाकी कैलकुलेशन इज दिस, ऐसे टेबल बनाना है। और वहाँ पे फिर क्या है कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी मायने रखता है ईएससी वगैरह में, है ना, कन्वेंशनल में, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 112 इंटू 112.575, तो ये हमारे पास हो जाएगा, आंसर इज 875.40,000। तो 875.40 इंटू 10⁻3। ठीक है, कहाँ से कैलकुलेट किया हमने, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से। अब हमारे पास आर होगा, आर क्या था, इंक्रीमेंट का परसेंटेज लेना है ना, तो ये हो गया इंक्रीज और परसेंटेज के लिए क्या करना है, 180.5 डिवाइडेड बाई 200, क्या आ जाएगा आर हमारा 90, ये परसेंटेज में है ना 90.25। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय दिस 115 डिवाइडेड बाय 380, क्योंकि ये इंक्रीज है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस पॉपुलेशन, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30.223, और ये हो जाएगा 14.16, एंड हो जाएगा 14.95। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बनता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का, बताओ, अरे बताओ, बोलो क्या बनता है, पी नॉट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 1/100 टू द पावर n, n कितना है हमारे पास 2, तो p 2000 विल बी पी नॉट हमारा वही 650.31 प्लस r। r के लिए मैंने क्या बताया था अभी कि हमें ज्योमेट्रिकल मीन लेना है, क्या लेना है, ज्योमेट्रिकल मीन लेना है। ज्योमेट्रिकल मीन इज इन सभी का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय का 1/4, है ना, तो ये हो जाएगा 90.25 इंटू 30.223 इंटू 14.16 इंटू 14.95 टू द
पावर 1/4। आर आ जाएगा हमारा 27.56% है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिख देंगे क्या, 27.56/100%। और n हमारा 2 है, नंबर ऑफ डिकेड्स बोला है, ठीक है। तो हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी 1058.139 1058.139 इंटू 10⁻3। ये क्यों आया है ना, क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी थाउजेंड्स में है ना, तो ये टोटल हुई। देखा पिछले वाले से ज़्यादा है ना, तो रैपिड ग्रोइंग के लिए ये ज़्यादा देती है और वही आता भी है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम कौन से वाले से, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। उसमें हमें y निकालना है। y क्या होगा जल्दी से बताओ, इन दोनों का डिफरेंस आएगा है ना। इंक्रीज का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, इंक्रीज का इंक्रीमेंट -65.5 है ना, 115 माइनस 180.5, ठीक है। अब 70 माइनस 115 तो ये जाएगा -44.8, ठीक है। और ये माइनस दिस इस हो जाएगा 14.4, इनका सम हो जाएगा -95.59 है ना। y बार के लिए हम क्या करेंगे, सम डिवाइडेड बाय 4 नहीं, सम डिवाइडेड बाय 4 नहीं, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे 1 2 3 4 मत कर देना, n भले से वहाँ पे यहाँ पे 4 से करना है एवरेज, यहाँ पे 3 से करना है, ठीक है, बाय 3। तो ये आ जाएगा, दिस विल बी -31.966, ठीक है, माइनस। फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। अच्छा यही बोल रहे हो क्या, ठीक है, फिर याद है ना। वैल्यूज पुट करो जल्दी से, ये x बार की वैल्यू पहले वाली और यहाँ से p ऑफ 2000 विल बी आ जाएगा 779.502 इंटू 10⁻3। ये कम आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है ना। तो इस वाले मेथड में अभी हमारा y बार जो है वो नेगेटिव में है, तो कम आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो बढ़ भी सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, तो यहाँ पे डरना नहीं। दूसरा, नंबर ऑफ डिकेड जो हमारा n होता है, यदि हमने नंबर ऑफ डिकेड, यदि यहाँ पे जो इंटरवल है वो 10-10 का है, तो डिकेड हमारा बोलना सही है। लेकिन यदि ये इंटरवल ऐसा होता है कि 1945 1960 1975 एंड 2005, अब हमारा जो डिफरेंस है ये 15 का हो गया, ठीक है। अब यदि किसी ने पूछा है, क्या पूछा है कि आपको बताना है, इसमें 15 ऐड करो, ये 2020 का पूछा है ना। तो अगला वाला जो इंटरवल है वो 15 का है ना। तो हमारे पास डिकेड n की वैल्यू हो जाएगी 1, n इक्वल्स टू 1। समझ में आया। वहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 15/10 ना, 1.5 नहीं। हाँ, n की वैल्यू फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ डिकेड के ही पूछेगी, हमें तो कभी तक की भी आ सकती। लेकिन हाँ, जो n है उसे इंटरवल्स पे डिपेंड करना। मान लो यदि किसी ने पूछा है कि 2017 का बताओ, तो डिफरेंस देखो कितना हुआ, 5 12, तो 12/15, दिस इज n, है ना। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। सो नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड्स देखते हैं हम। कौन सी ग्राफिकल मेथड्स, अभी तक मैथमेटिकल मेथड थी, है ना। कौन कौन सी थी, 3 मेथड मैथमेटिकल,
अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंट ऑन इंक्रीज मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड्स में हमने कुछ नहीं है, एक है सिंपल ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट नाम से ही पता चल रहा है कुछ सिंपल सा कुछ होगा, है ना। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा, तो हमने क्या किया, ऐसे पॉपुलेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया। ठीक है, सपोज करो कि 1940 में हमारी पॉपुलेशन ये थी, किसी भी सिटी एक्स बोल देंगे हम, एक सिटी एक्स है, उसकी पॉपुलेशन इतनी थी, फिर इतनी है, फिर इतनी हो गई, फिर ऐसी हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन पॉइंट्स का एक कुछ रिसेम्बलेंस, एक कर्व निकल जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, सपोज करो कि ये कर्व बेस्ट फिट कर्व है ना, तो हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये कर्व ऐसा जा रहा है, तो ये पॉपुलेशन होगी हमारी। ठीक है, ये सब सिंपल मेथड है, प्रिडिक्शन का खेल है ना ऐसा। अब इसमें सपोज करो कि हमारे पास डेटा है और हमारे पास सिर्फ 2 या 3 बार का ही डेटा है ना। तो पहला पॉइंट है हमारे पास मिला, तो कर्व कहीं भी जा सकता है। 2 पॉइंट मिले तो हम बोलेंगे कर्व, हमारा जो पॉपुलेशन है वो इस तरह से ग्रो कर रहा है। तीसरा पॉइंट है तो हम बोलेंगे कि यार कर्व कुछ ऐसा जा रहा है इन बिटवीन। फिर हमारे पास चौथा पॉइंट है तो कुछ और मिलेगा बीच से, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए सफिशिएंट, ताकि हमारे पास एक कर्व निकल सके, वरना जितना कम डेटा रहेगा, अभी ये हो सकता है कि ये ज़्यादा पॉपुलेशन फोरकास्ट कर दे, ये कम कर दे, ये हो सकता है, जो भी है ना। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ एरर्स होगी ज़्यादा, क्योंकि डेटा का इसमें खेल हो रहा है ना, लेकिन सिंपल है, तो इसलिए हम उसको उसी वे में लेंगे, है ना। तो लिख लो कि सिंपल ग्राफिकल मेथड में, इसके आगे यहाँ पे ऐसे लिखो कि दिस मेथड गिव्स वेरी अप्रोक्स रिजल्ट, अप्रोक्स देगा, कम से कम ऐसा पता चलेगा हाँ लगभग उतना, एंड इज यूज्ड रेयरली। तो हम जिसमें एरर्स रहेगी उसमें हम कम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, तो हम उसको इस मेथड के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एडवांटेज में सिर्फ एक है कि ये सिंपल है। डिसएडवांटेज लिख लो, है ना, कि लॉन्ग ड्यूरेशन पास्ट रिकॉर्ड, डिसएडवांटेज में लिख दो इसके कि लॉन्ग ड्यूरेशन पास्ट रिकॉर्ड्स मस्ट बी अवेलेबल in order to extend it to a short duration। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज 2021 के डेटा पे हम अगले 400 साल का प्रिडिक्ट करें, नहीं, अब मुश्किल से 10 साल या 5 साल, है ना, अब 50 साल पे भी नहीं जाएंगे इससे। दूसरा, दिस मेथड कांट डिटेक्ट the change in trend of population in future। मतलब यदि ट्रेंड चेंज हुआ, माइग्रेशन हुआ, कुछ फ्लू आ गया, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, मान लो कोई सी सिटी ज़्यादा इफेक्ट कर गई, है ना, तो उसका तो पॉपुलेशन घट जाएगा। कोई सी सिटी कम इफेक्ट कर गई तो वो ट्रेंड इसमें वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, जनरली ये जो पॉइंट्स होते हैं पॉपुलेशन और टाइम के, है ना, तो सिंस टाइम तो हम ठीक है कि 10 साल का डिफरेंस है, लेकिन जो पॉपुलेशन हो सकता है कि आज 1 करोड़ है, कल 2 करोड़, मतलब अगले 10 साल में 2 करोड़, ऐसे डेटा थोड़ा ज़्यादा वेरी हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो कर्व बनाते हैं वो लॉग कर्व बनाते हैं, लॉग पॉपुलेशन वर्सेस लॉग टाइम का। ये कुछ नहीं,
ताकि ये छोटा कर हो जाए, ताकि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत पास पास में आ जाए, है ना, ये पॉइंट्स थोड़े कुछ ऐसे आ जाएं, है ना। तो हम क्या करेंगे फिर, वरना ये पॉइंट जब ज़्यादा वेरिएशन में आएंगे, है ना, तो दिक्कतें हो जाएगी। तो इसमें हम लॉग या फिर सेमी लॉग भी बोल सकते हैं। सेमी लॉग क्यों, ये टाइम का नहीं लेना है, टाइम यदि 10-10 का ठीक है वेरिएशन, है ना, तो सेमी लॉग, क्योंकि आधा लॉग और आधा नहीं, है ना। तो ये सब तरीके होते हैं आपको ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के। नेक्स्ट मेथड लिखो, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। कंपैरेटिव नाम से पता चल रहा है कि हमें कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, किससे करेंगे कंपेयर, कुछ ऐसी सिटीज, है ना, जो छोटी छोटी हैं ऑलरेडी, जिनका ग्रोथ हमारे पास नॉन है ना, तो उनसे हम कंपेयर कर लेंगे। कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे कि हम वही पॉपुलेशन का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, सेमी लॉग ग्राफ बना देंगे, ठीक है। सपोज करो कि एक सिटी है, उसका प्रीवियस ट्रेंड ऐसा है ना, और इसी ट्रेंड पे इनिशियली जो हमें सिटी जिसका फोरकास्ट करना है वो भी इसी ट्रेंड पे चल रही है, तो हम इसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये भी कुछ ऐसा ही कर जाएगा। तो ये हो गया सिटी एक्स, सिटी वाई। जो एक्स है सिटी, वो नॉन ट्रेंड है, KNOWN ट्रेंड, और ये है अननोन ट्रेंड, जो कि हमें फाइंड करना है। दूसरा, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप कोलकाता को छोटी सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। सिटीज़, आप कोलकाता को मुंबई से कंपेयर कर सकते हैं या दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप हर सिटी को हर तरह से नहीं कर सकते। तो आप सिमिलर सिटीज़ ढूंढते हो, है ना, और उसके बेसिस पे आप ग्राफ बना देते हो। तो लिख लो इसके आगे यहाँ पे, सिटीज विथ सिमिलर इनिशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, सिमिलर इनिशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, जिनका इनिशियल ट्रेंड सिमिलर दिखता है, तो फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि सेम कंडीशन में ऐसा ऐसा वहाँ हुआ था, तो यहाँ पे भी शायद हो सकता है कि ऐसी पॉपुलेशन फोरकास्ट हो जाएगी। ग्रोथ आर सिलेक्टेड विच हैव ग्रोन इन सिमिलर मैनर as our सिटी एक्स, क्योंकि वो नॉन है पहले से, है ना, तो उसके जैसे जो भी होगी, है ना। द ग्राफ आर प्लॉटेड एंड सुपर इम्पोज्ड विथ एक्स, इसमें पॉपुलेशन का नहीं देखते हैं कि जिसकी 2 करोड़ की पॉपुलेशन है उसकी 2 करोड़ से नहीं। पॉपुलेशन हो सकता है 2 करोड़ वाली सिटी को आप 40 लाख वाली सिटी से भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड सेम होना चाहिए। ट्रेंड समझते हो कि यदि वो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ हुआ, तो सेम यदि इसका भी उतना ही परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे कि हाँ इनिशियल ग्रोथ ऐसे ही हो रहा है। अब मान लो उसका 2 करोड़ से 2.5 करोड़ हो रहा है और हमारा 40 लाख से पीछे आ रहा है, 35 लाख पे आ रहा है, हाँ घट रहा है, तो हम थोड़ी, ये ट्रेंड गलत हो गया ना। ट्रेंड वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ट्रेंड डिसिमिलर है ना। तो दिस ग्राफ्स आर प्लॉटेड एंड सुपर इम्पोज्ड विथ एक्स एंड मीन ऑफ दीज ग्राफ्स। एक से ज़्यादा सिटी भी ले सकते हैं यदि ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, है ना, तो इसलिए मीन ले लेंगे उन सिटीज़ का। जैसे मान लो एक्स है तो वाई तो हमारी हो गई जेड, और PQRST जो भी है 3-4 का मीन लेके हम फोरकास्ट कर लेंगे। एंड द मीन ऑफ ऑल दीज ग्राफ्स इज प्रपोज्ड पॉपुलेशन
proposed population graph of city X, नहीं सिटी वाई लिखो, है ना, proposed graph of city Y. This method gives quite satisfactory result. क्यों दे देगी ये? क्योंकि आप इंडिया की सिटीज़ में कंपेयर करोगे तो लगभग ट्रेंड सेम चलेगा ना, वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो सब जगह इंक्रीज़ होगा। इंडिया है, पॉपुलेशन तो बाय गॉड है ना इंक्रीज़ ही होगी, तो ट्रेंड लगभग सेम मिल जाता है ना। तो दिस मेथड गिव्स क्वाइट, QUITE, क्वाइट मतलब साइलेंट वाला क्वाइट नहीं, कंप्लीट, क्वाइट इस क्वाइट का मतलब कंप्लीट सेटिस्फैक्टरी, मतलब क्वाइट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकल नेचर, है ना, प्रैक्टिकल नेचर से हमें पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा लॉजिकल मेथड है एक, जिसमें मैथमेटिक्स और कर्व दोनों आ जाएगा। तो नेक्स्ट मेथड लिखो थर्ड। ये जो प्लॉट किया था हमने अभी ग्राफ, ये भी सेमीलॉग ग्राफ है। सेमीलॉग समझ रहे हो ना वापस, एक तरफ लॉग पॉपुलेशन और एक तरफ टाइम, है ना, तो सेमीलॉग हो गया। थर्ड इज लॉजिकल और ग्रोथ कर्व मेथड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी जो सिटीज़ हैं, है ना, इनका एक जनरल ट्रेंड का सारा का मिक्सचर करके एक कर्व तैयार कर लिया, है ना। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे के सारी जितने भी सिटीज़ हैं उनका कि यार एक कर्व बना दिया ऐसा, है ना। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं कोई से ना कोई सिटी एक न एक स्टेज पे होगी, है ना, उसमें। तो आप वहाँ से कंपेयर कर लो कि अभी ये सिटी कौन सी स्टेज पे है और वहाँ से फिर फोरकास्ट कर लो। तो उन्होंने क्या किया, पहले सपोज करो कि ये हमारा यहाँ पे अभी है फिलहाल और यंग है, मान लो जो सिटी है रैपिडली ग्रो कर रही है, तो ग्रो करेगी तो पॉपुलेशन भी ग्रो करेगी, है ना, बढ़ेगी। ये हमारा पॉपुलेशन हो गया, ये हो गया टाइम, इसमें लॉग वाला कर्व तो नहीं है, हाँ पॉपुलेशन, ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है। अब क्या किया, अब फिर देखा कि यार कुछ समय बाद इंक्रीमेंट है ना कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ तक रैपिड इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कब तक बढ़ेगा यार, जगह भी तो कम हो जाती है। जैसे अभी दिल्ली में कितना क्राउड हो गया है ना, तो दिल्ली अब नहीं बढ़ेगा ना, अब उसके पास जगह नहीं बची। अब वो सेम जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं वो आसपास के NCR रीजन में बसते हैं, है ना। तो अब दिल्ली में तो हो गया ख़त्म, है ना। अब पॉपुलेशन कितना बढ़ा देंगे वो, तो फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होने लग जाएगा। डिक्रीमेंट काय का, पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट होने लग जाएगा। मतलब जो इंक्रीज पहले ज़्यादा रेट से होता था उसका इंक्रीमेंट कम होने लग जाएगा। तो ये जो कर्व है मैं एक ही बार में उसको अच्छे से बना देता हूँ। ये कर्व कुछ एस टाइप हो जाएगा ऐसा, है ना। और एक इसके बाद ऐसा रहेगा कि अब सैचुरेशन पे आ गया कि अब इससे ज़्यादा कितना लोग रह लेंगे यार दिल्ली में, तो यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा PS, ये हो जाएगा हमारा P0 इनिशियल वाला, ठीक है। अब इसमें 3 सेगमेंट है, यदि हम देखें इस कर्व के तो 3 सेगमेंट है। एक ये जहाँ पर रेट इंक्रीज हो रहा है, ये लगभग कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है ना। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ जल्दी, डिक्रीमेंट हो रहा है। पॉपुलेशन का डिक्रीमेंट नहीं, रेट का डिक्रीमेंट, मतलब जो इंक्रीमेंट रेट था उसका डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कर्व, जब हमने कर्व ट्रेसिंग पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताओ, कर्व ट्रेसिंग पढ़ा था हमने SOM में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इन कर्व्स को कैसे ट्रेस करते हैं ना। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी से बताओ, t²p/dt² ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, मिनिमा जैसा बन रहा है ना ये कर्व, ये कर्वेचर बन रहा है ना। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा,
डी स्क्वायर पी बाई डी टी स्क्वायर, है ना, ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे ये घट जाएगा, लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये 3 सेगमेंट हो गए। लेकिन डी पी बाई डी टी इज ऑलवेज ज़ीरो हियर। ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, मतलब पॉपुलेशन ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, पॉपुलेशन तो हमेशा बढ़ रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसी कर्व को, ग्राफ को मैथमेटिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया कि उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन एट टाइम टी, एक टाइम टी, सपोज करो टाइम, यहाँ की पॉपुलेशन निकालनी है, है ना, ये हो गया टाइम टी, इज पी एस अपॉन 1 प्लस एम ई की पावर एन टी, ये टी हमारा ये वाला, और यहाँ पे पी एस क्या है, सैचुरेटेड पॉपुलेशन, मतलब उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, एन, एम एंड एन आर कर्व कांस्टेंट। ठीक है, अभी रुको मैं लिखवा देता हूँ पहले, है ना, फिर पूरा का पूरा ये हम, है ना, मैं इसके सारे पैरामीटर्स लिखवा दूंगा। तो पहले लिखो लॉजिस्टिक कर्व मेथड, लॉजिकल कर्व मेथड, लॉजिकल या लॉजिस्टिक कुछ भी बोल सकते हैं इनका, है ना। द 3 मेजर फैक्टर्स, इसमें आगे लिखो कि द 3 मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन चेंज आर एज फॉलोज। पॉपुलेशन चेंज के 3 मेजर फैक्टर क्या बताए थे मैंने, बर्थ पहला, दूसरा डेथ, DEATH, डेथ मृत्यु, थर्ड इज माइग्रेशन, है ना। अब इसका अजम्पशन है कि द अजम्पशन इन दिस मैथड इज दैट, द अजम्पशन इन दिस THIS, एक अकेली मेथड है ना, THIS, दिस मेथड इज दैट व्हेन दीज THES, क्योंकि 3 फैक्टर्स हैं, प्लूरल है, फैक्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस, these factors do not produce extraordinary changes। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस का मैंने बता दिया कि कहीं ट्रेजर खजाना मिला या फिर कुछ अचानक से बढ़ गया, तो फिर ये कर्व में रिसेम्बलेंस नहीं करेगा ना, वो अनप्रिडिक्टेड वाला है। फुल स्टॉप। उसके बाद द पॉपुलेशन फॉलोज ग्रोथ कर्व, कौन सा ग्रोथ कर्व, ये वाला, द पॉपुलेशन फॉलोज ग्रोथ कर्व कैरेक्टरिस्टिक within limited space and limited economical opportunities। स्पेस भी नहीं बढ़ सकता, स्पेस सारे चीज़ों का स्पेस, रिसोर्सेस का स्पेस, जगह का स्पेस, या फिर किसी भी, वैसे ही इकोनॉमिकल स्पेस भी, कि यार एक सिटी से आप कितना एक्सट्रैक्ट करोगे इकोनॉमिकली भी, है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस एस कर्व मेथड और ग्रोथ कर्व मेथड। दिख रहा है एस कर्व, एस दिख रहा है, ये एस दिख रहा है ऐसा कुछ, है ना, एस कर्व मेथड और ग्रोथ कर्व मेथड। अमंग मेनी लॉजिस्टिक कर्व मॉडल्स, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस कर्व पे ऐसे ये फॉर्मूलाज दिए हैं, लेकिन इंडिया में जिसका फॉर्मूला बैठ रहा है, सूट कर रहा है, वो है कि अमंग मेनी लॉजिस्टिक कर्व मॉडल्स डेवलप्ड PF वेरहस्ट, VERHULST, PF वेरहस्ट put forward a model which is
which is conveniently applies to population trend in India। ये PF वेलहर्स्ट है ना, साइंटिस्ट है जिन्होंने फॉर्मूलेज दिए थे, ठीक है, लिखवाया मैंने। अब ये फॉर्मूला लिख दो, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t फ्रॉम पी नोट, ये लिखना ज़रूरी है। हमने जो टाइम लिया है वो कहाँ से लिया है, इनिशियल पी नोट से, पी नोट है ना, वहाँ से टाइम t, ठीक है। तो पी टी इक्वल्स टू पी एस 1 प्लस एम ई एन टू द पावर ई टू द पावर एन टी, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें m है पी एस माइनस पी नोट बाई पी नोट। पी एस क्या है, पी एस है 2 पी नोट पी वन पी टू माइनस पी वन का स्क्वायर पी नोट प्लस पी टू अपॉन पी नोट पी टू माइनस पी वन का स्क्वायर। ये हो गया पी एस। मतलब इसमें क्या पता चल रहा है कि हमें एटलीस्ट 3 डिकेड का तो पता होना चाहिए। एन हो जाएगा हमारा 1/t ln, लॉग और ln में मैंने डिफरेंस बताया है आपको सॉम में, फिर मैं बता दूं कि लॉग होता है बेस 10 पे, जैसे होता है कि log 6 इक्वल्स टू x है ना, तो 6 इक्वल्स टू 10 टू द पावर x ऐसा हो जाएगा। लेकिन यदि ln 6 इक्वल्स टू x है तो 6 ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। log और ln सीधा ऐसा, ln का डायरेक्ट मतलब है कि बेस e पे है ना। गेट है तो इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ही है ना, डिग्री, रेडियन, log, ln वगैरह है ना। इसमें हो जाएगा पी नोट, पी नोट दिख रहा है क्या, पी एस माइनस पी वन अपॉन पी वन पी एस माइनस पी नोट। यहाँ पे जो t है, एक सेकेंड, थोड़ा कम दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख दूं मैं। n इक्वल्स टू 1/t ln पी नोट पी एस माइनस पी वन बाई पी वन पी एस माइनस पी नोट। अब दिख रहा होगा शायद, ठीक है। जो t है ना, ये जो पी नोट पी वन एंड पी टू है, पी नोट पी वन एंड पी टू, तो ये पी वन और पी नोट का जो डिफरेंस है ये t होना चाहिए टाइम इंटरवल का, और सेम ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेम इंटरवल पे 3 पॉपुलेशन, सेम 10-10 के पीरियड या 40-40 के पीरियड, डजेंट मैटर, लेकिन सेम इंटरवल्स पे होना चाहिए ना। तो t के लिए लिख लो, t इज टाइम डिफरेंस बिटवीन पी नोट एंड पी वन एंड ऑल्सो P1 एंड P2, उसमें लिख लो कि शुड बी इक्वल। इसमें 2 ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ये जो t है ये P नोट से लेना है पहला, और दूसरा ln, log नहीं ln, है ना। ये तो तुम ना चाहते हुए भी वही लिखोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सेकंड वाला देखो, इसमें करो उसको, कुछ नहीं है, सीधा सा एक न्यूमेरिकल है, सीधा सीधा पूरा फॉर्मूला है आपके पास, है ना। करो उसको, कैलकुलेटर ले लो बस और लग जाओ। पहले क्या निकालेंगे, पीएस निकालेंगे, निकालो जल्दी से पीएस।
उसमें पूछा है PS का। PS क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट इज PS। पहले तो P नोट क्या दे रखा है 40,000, P1 क्या दे रखा है बताओ 160, और P2 क्या दे रखा है 280 है ना, 280। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ठीक है, ये दे रखा है थाउजेंड्स में है। PS क्या आ जाएगा हमारा 2 P नोट P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर P नोट प्लस P2 बाई P नोट P2 माइनस P1 का स्क्वायर। सी यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे P1 स्क्वायर है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है ना। पॉपुलेशन इंटू पॉपुलेशन इंटू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंटू पॉपुलेशन इंटू पॉपुलेशन, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, दो पॉपुलेशन को घटाना है, मतलब हटाना है, यूनिट्स को हमें मैच करना है, तो PS में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। बाकी सेम है, सिर्फ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है ना। तो इसमें जब PS कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 320 है ना, एग्जैक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा PS। M कैसे कैलकुलेट करेंगे, PS माइनस P नोट बाई P नोट, कितना हो जाएगा PS 320 माइनस 40 बाई 40, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, n वही लिखूं, चलो n यहाँ लिखता हूँ, n इज 1/T ln P नोट PS माइनस P1 बाई P1 PS माइनस P नोट। समझ में आया। n 1/T कितना है 20 है, दे रखा है उसमें है ना, कि उन तीनों का डिफरेंस कितना है, ln इज ln। ठीक है, P नोट इज 40। सी मैं 1000 का मल्टीप्लाई नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में यदि कन्वेंशनली है तो लिखना है, वरना आप शॉर्टकट से कर सकते हो गेट वगैरह में। तो ठीक है, 320 माइनस P1 कितना है 160 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 320 माइनस 40। ठीक है, ये आ जाएगा, माइनस में कुछ आएगा, कैलकुलेट करो, ln से करना है ना। n आ जाएगा हमारा माइनस 0.0992। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, उन्होंने कर्व की इक्वेशन पूछा है। कर्व की इक्वेशन कैसे आएगी, वेरिएबल क्या है कर्व इक्वेशन में, समय टाइम जो कि खराब चल रहा है सभी का, वही जो समय है ना, ये जो समय है ये इसमें वेरिएबल है। तो हमारे पास PT इक्वल्स टू PS 1 प्लस m e की पावर n t, ये वेरिएबल है ना। तो PT विल बी PS इज 320, 1 प्लस m इज 7 e की पावर माइनस 0.092 n t। ठीक है, ये हो गया सेकेंड वाला कि इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन दिख गया है ना। ठीक है, ये भी उन्होंने कितना पूछा है, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स आफ्टर 15 ईयर्स है ना। तो हमारे पास P नोट है 40, P1 है, P2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 एंड इसके बाद 15, तो कितना हो गया 55। याद रखना P नोट से ही आएगा T। ठीक है, तो P 55 विल बी 55 पुट करो यहाँ पे 320 1 प्लस 7 e टू द पावर माइनस 0.092 इंटू 55। ये आंसर बताओ जल्दी से, यहाँ तक आवाज़ आ जानी चाहिए मुझे, जिन का आ गया है वो जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा 309.718
इंटू 10⁻³ या फिर हम पॉइंट हटा देंगे यहाँ पे, नहीं मैं यही लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिमांड्स, वेरियस डिमांड्स क्या होती है, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।